अमालगमेशन के चैप्टर में अकाउंटिंग का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर हमने बात कर ली थी कंप्लीट। अब हम आगे जो बात करेंगे कि नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज, दोनों नेचर हमने पढ़ लिए थे। देखो, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज, दोनों की अकाउंटिंग पढ़ ली थी। जो जो डिफरेंसेस थे वो हमने एक तरह से सारे देख लिए, लेकिन डिफरेंसेस को एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया कि भाई मर्जर के केस में क्या चेंजेस आते हैं हमारी अकाउंटिंग में, और परचेज के केस में हमारी अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन एक बार डिफरेंसेस को पॉइंट आउट कर लेंगे हम। जैसे फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो मर्जर के केस में तो ऑल अकाउंट, मतलब सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज जो है वो पॉइंट आउट हो जाती है। आपको पता है कि मर्जर के केस में सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी परचेज करती है परचेजिंग। लेकिन यहाँ पे परचेज के केस में पार्शियल परचेज, चाहे तो सारी भी खरीद सकती है लेकिन कंपल्सन नहीं है, उसकी इच्छा है जिस रेट पे खरीदे मार्केट वैल्यू पे भी खरीदेगी, और जो मर्जी होगी वही एसेट्स खरीदेगी, सारी नहीं खरीदेगी, उसमें कहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट आउट क्या करें हम कि मर्जर के केस में यदि परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट वो कम या ज्यादा होगा तो परचेजिंग कंपनी की बुक में कहाँ एडजस्ट करना है। कल मैंने आपको बताया था परचेजिंग कंपनी की बुक में जब फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज की करेंगे और परचेज कंसिडरेशन के डिफरेंस के कारण से यदि उस एंट्री में कोई डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को कहाँ एडजस्ट करना है, रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट। लेकिन यहाँ नेचर ऑफ परचेज में यदि कोई डिफरेंस आता है तो उसके लिए आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन कर, ठीक है। थर्ड नंबर डिफरेंस को पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पे सारा काम बुक वैल्यू से होता है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू से होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको बता दी थी मैंने कि परचेज, नेचर ऑफ परचेज में एसेट्स खरीदते तो मार्केट वैल्यू पर है, लेकिन जब आप सेलर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज करोगे रियलाइजेशन में ट्रांसफर की, तो वो तो बुक वैल्यू पर ही होगी। मार्केट वैल्यू का इफेक्ट केवल और केवल परचेजिंग कंपनी की बुक पर आता है, सेलर कंपनी की बुक पर मार्केट वैल्यू का इफेक्ट नहीं आता। फिर बात आती है वैधानिक संचयों की, स्टेचुरी रिजर्व। यहाँ पे तो नेचर ऑफ मर्जर में तो सारे के सारे रिजर्व खरीदे जाते हैं, आपको पता है, तो उसमें वैधानिक संचय भी ऑटोमेटिक ही खरीद लिए जाते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नेचर ऑफ परचेज में वैधानिक संचय नहीं खरीदे जाते हैं, क्योंकि संचय ही नहीं खरीदे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वैधानिक संचय का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उनको उतने साल के लिए ओपन रखना पड़ेगा जितने साल उनका एक्सपायर होने का पीरियड बाकी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था हम एक अकाउंटिंग करेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुरी रिजर्व, ठीक है। 4 हो गए डिफरेंसेज के पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट होता है वो कैश में नहीं होता है, केवल शेयर्स में होता है। और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट है वो कैश में भी हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है।
ठीक है। और नेक्स्ट जो बात आ रही है कि यहाँ पे नेचर ऑफ मर्जर में सेलर कंपनी के मिनिमम 90% शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी के शेयर्स लेने के लिए एग्री होने चाहिए, लेकिन नेचर ऑफ परचेज में ऐसा कंपल्सन नहीं है। नेचर ऑफ परचेज में यदि सेलर कंपनी के 70% शेयर होल्डर भी एग्री होते हैं तो भी एग्री है, ठीक है ना। लेकिन एक बात जो आती है इम्पोर्टेंट, वो ये आती है कि भाई जो 30% शेयर, मान लो यहाँ नेचर ऑफ परचेज में 70% शेयर होल्डर जो है उन्होंने तो कह दिया हम परचेजिंग कंपनी के शेयर ले लेंगे, लेकिन 30% शेयर होल्डर शेयर लेने के लिए एग्री नहीं हुए। उन्होंने मना कर दिया कि हम परचेजिंग कंपनी के शेयर्स नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे तो इस केस में क्या होगा? पहली बात तो ऐसे शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं जो इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे? किसी को मालूम है? जो शेयर होल्डर इस प्रोसीजर के लिए एग्री नहीं होते हैं, परचेजिंग कंपनी के शेयर्स लेने के लिए एग्री नहीं होते हैं, उन शेयर होल्डर्स को हम क्या कहते हैं? देखो, उन शेयर होल्डर्स को कहते हैं हम असहमत अंशधारी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो अब ये असहमत है, डिसेंट है, परचेजिंग कंपनी के शेयर्स ये लेना नहीं चाहते, नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर उनका पेमेंट कैसे होगा? उनका पेमेंट कैश में होगा, नो डाउट। शेयर तो वो लेने नहीं चाहते। अब कैश कितनी दे उनको, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए दो बातें होती। पहली बात होती है कि भाई वो यदि चाहे तो आपस में एग्रीमेंट कर ले, सहमति बना ले परचेजिंग कंपनी के साथ कि वो कितनी कैश लेना चाहते। मतलब पहला पॉइंट है कि सहमति बना ली जाएगी क्रेता कंपनी के साथ, वो सहमत हो जाएंगे एक अमाउंट के ऊपर कि भाई हमें प्रति शेयर इतने रुपए आप कैश दे दो, बस हमारा सेटलमेंट हो जाए। लेकिन मान लो आपस में सहमति नहीं बनती है तो फिर ट्रिब्यूनल को बीच में आना पड़ता है। ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट का, या ट्रिब्यूनल का सहारा लेकर और एक अमाउंट फिक्स की जाती है कि भाई जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, जो असहमत अंशधारी है, उनको कितने रुपए दिए। असहमत अंशधारियों का जो पूरा पोर्शन है वो आपके कंपनी एक्ट 2013 जो है अपना, उसके अंदर सेक्शन है 235। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन है 235, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी। ये तो हो गई कि असहमत अंशधारियों का सेटलमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर बात हो गई। अब असहमत अंशधारियों की जर्नल एंट्री कैसे, उसकी जर्नल एंट्री में भी चेंज आ जाता है, तो कैसे होगी उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, आप जनरली क्या करते हो कि जब सेलर कंपनी की बुक आप बनाते हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में डाल दें, पूरी की पूरी कैपिटल। लेकिन यदि उसमें से कुछ अंशधारी असहमत है, तो असहमत है तो उस केस में जितने अंशधारी असहमत है उनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में नहीं जाएगा, उनके लिए अकाउंट खोलेंगे हम डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट, उसमें डाल। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट। लेकिन मान लो इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर का पेमेंट प्रीमियम पे हो रहा, मतलब इनको ज्यादा पेमेंट किया जा रहा हो, तो जो ज्यादा पैसा दिया जाएगा इनको, वो कहाँ से चार्ज होगा? तो आपको पता है रियलाइजेशन से चार्ज होना है वो तो, क्योंकि सेलर कंपनी की बुक में तो सारा काम रियलाइजेशन के थ्रू ही होता है। तो जितना ज्यादा पैसा दिया जाएगा वो प्रीमियम के रूप में रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। और मान लो ज्यादा पैसा नहीं देकर कम पैसा दिया जाए, बट्टे पे भुगतान किया जाए, उनका डिस्काउंट पे भुगतान किया जाए, तो जितना फायदा होगा वो वापस डिसेंटिंग शेयर होल्डर से निकाल के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। और लास्ट में जो फाइनल पेमेंट करना होगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर का अपने को, उसकी एंट्री हो जाएगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये फाइनल पेमेंट किया। तो ये जो असहमत अंशधारी होते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनके लिए अपने को ये पूरा प्रोसीजर देखना। तो मेनली अकाउंटिंग और जो सिस्टम आपको बताया है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे संविलियन एक शब्द है, एब्जॉर्प्शन, वैसे ही एक शब्द होता है अविलियन, डीमर्जर। जैसे संविलियन होता है वैसे ही अविलियन होता है, डी मर्जर करना। आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ आइडिया है तो बताएं। डी मर्जर के बारे में यदि किसी को भी कोई आइडिया हो तो बताएं। किसी को भी नहीं है, कोई बात नहीं। डी मर्जर में क्या होता है, एक कंपनी हो, ठीक है ना, उस कंपनी के एक भाग को या तो बेच दिया जाता है, एक पार्ट को, केवल पूरी कंपनी को नहीं बेचा जाता, और या कंपनी के एक भाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब आप कहोगे हस्तांतरित करने में और बेचने में क्या फर्क है? बहुत फर्क ऐसे है कि जैसे आज मान लो मेरे घर में कोई HUF का बिजनेस चल रहा है, मेरे दादा पिताजी सबका वो बिजनेस है, और HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको पता है कि सारे मेंबर उसमें पार्टनर तरह हो गए एक तरह से। अब मान लो मैं अपने घर से अलग होना चाहता हूँ और हमारा बिजनेस जो चल रहा है उस बिजनेस में हिस्सा मांग रहा हूं मैं, तो वो क्या करेंगे, उस बिजनेस का एक पार्ट मेरे को दे देंगे। तो इस केस में उन्होंने बिजनेस के एक पार्ट का क्या किया, ट्रांसफर किया। और एक होता है कि आपने अपने बिजनेस का एक पार्ट किसी को सेल ही कर दिया। तो दोनों ही केस का मतलब तो डीमर्जर ही है। डीमर्जर के दो टाइप हो गए आपके, कि डीमर्जर में चाहे तो एक कंपनी अपने किसी एक भाग को किसी और को बेच सकती है, और दूसरा टाइप है कि भाई एक कंपनी अपने एक भाग को किसी और को हस्तांतरित कर सकती है। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अविलियन शब्द है ना,
ये कंपनी एक्ट में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। अविलियन शब्द जो है वो कंपनी एक्ट में कहीं पे शब्द ही नहीं है अविलियन नाम का। मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से अविलियन शब्द होता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इनकम टैक्स एक्ट बना ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना, तो उसमें जो एक सेक्शन था 219AA, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है 219AA, उसमें ये शब्द दिया हुआ है, कंपनी एक्ट में नहीं दिया हुआ। लेकिन पहली बार इस शब्द की पहचान जो हुई है, इस शब्द को जो पहचान मिली है वो इनकम टैक्स एक्ट से मिली। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे अविलियन डी मर्जर शब्द नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोसीजर को कहते हैं स्पिन ऑफ करना। इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? स्पिन ऑफ। वहां डी मर्जर नहीं बोलते, स्पिन ऑफ बोलते। ठीक है ना? तो एक तो अविलियन के संबंध में ये इंपॉर्टेंट बात होगी, और बात करते हैं थोड़ी इसके बारे में। भाई एग्जाम में सामान्य पढ़ी हुई चीजें, कोई इजी इजी चीजें थोड़ी पूछेंगे आप। इजी तो सबको ही मालूम होंगी, सारी एक जैसी हो जाएंगे, फिर गधे ही एक जैसे, घोड़े ही एक जैसे। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। और एग्जाम में पूछी भी जाती है ऐसी बातें जो मतलब बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि ये क्या आ गया, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो देखो, जो कंपनी अविलियन कर रही है, एक तो हो गया अविलियन करने वाली कंपनी, कंपनी कह दो या बिजनेस कह दो, ठीक है ना। और एक हो जाएगा अविलियन होने वाली कंपनी, मतलब जो अलग हो रही है वो, ठीक है ना। अविलियन करने वाली कंपनी को कहा जाता है अविलियित कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी। अविलियत कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी। और जिस कंपनी का, जिस पार्ट का अविलियन हुआ है, उसको कहा जाता है परिणामी कंपनी। ये नाम कभी सुना है क्या आप लोगों ने, किसी ने भी? परिणामी कंपनी मेरे हिसाब से सुना भी नहीं होगा आप में से किसी ने। रिजल्टिंग कंपनी। अब एग्जाम में आ जाए परिणामी कंपनी के बारे में, तो आप तो कल को केस भी लगा दोगे आरपीएससी पे कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ऐसी कोई कंपनी होती नहीं। हाँ, एक दो ने हो सकता है सुना हुआ हो, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि जनरली मुझे पता है स्टूडेंट्स को ये बात नहीं मालूम होती है। तो अविलियन करने वाली जो कंपनी है उसको तो कहते हैं अविलियत कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी। और जो अविलियन हो रही है, जो टुकड़ा अलग हो रहा है, उसको कहते हैं परिणामी कंपनी, रिजल्टिंग। अब बात करते हैं कि भाई अविलियन की शर्तें क्या होती है। अविलियन की शर्तें क्या होती है? तो अविलियन की पहली शर्त होती है कि जिस व्यवसाय का अविलियन किया गया है उसका व्यवसाय चालू रहना चाहिए। मतलब मान लो मैंने अपनी कंपनी के एक टुकड़े को बेच दिया किसी को, तो वो उस बिजनेस को बंद नहीं करेगा जिस बिजनेस में वो टुकड़ा चल रहा था। मतलब मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा था उस टुकड़े में, वो बिजनेस तो चालू रखना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिससे ने मेरे से खरीदी। ठीक है ना? उसके बाद जैसे उसमें 90% शेयर होल्डर वाली बात है ना, अपने किसमें, मर्जर में, यहाँ पे 3/4 की बात है। मतलब अविलित कंपनी के जो 3/4 अंशधारी है वो परिणामी कंपनी के अंशधारी बने। 75%।
मर्जर में तो आपके 90% वाली बात होती है और यहाँ पे 75% वाली बात, ठीक है ना। अच्छा, और बात करें हम तो बिक्री होगी व्यवसाय की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिक्री नहीं होके हस्तांतरण यदि होगा ना, देखो यदि व्यवसाय की बिक्री होती है ना, ध्यान से समझ लेना, बिक्री में तो अकाउंटिंग में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हो तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अविलियन की स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है। सेलर कंपनी की बुक में भी अविलियन की स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता, तो फिर सेलर कंपनी एंट्री कैसे करेगी। तो आप एक बात बताओ कि एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है रियलाइजेशन में, टू एसेट्स, लायबिलिटीज को डेबिट किया जाता है तो लायबिलिटीज डेबिट, बदले में परचेज कंसिडरेशन का पैसा मिलना चाहिए तो आप परचेजिंग कंपनी को डेबिट करते हो तो परचेजिंग कंपनी, ठीक है ना। और बाकी जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन ये एंट्री तो तब होगी जब आप अविलियन के रूप में अपने व्यवसाय के एक पार्ट बेच रहे हो, लेकिन यदि हस्तांतरण कर रहे हो ना पार्ट का, बेच नहीं रहे हो, एक पार्ट हस्तांतरित कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी है ये मेंबर्स के अकाउंट में जाएगा। मतलब जो अविलियत कंपनी के मेंबर्स है उनके अकाउंट में डायरेक्टली एडजस्टमेंट होता है, वहां पे आपने कंपनी बेची नहीं है, केवल उसका एक पार्ट ट्रांसफर किया। तो ये मेंबर्स वाली बात भी अपने को ध्यान। लास्ट बात करूंगा कि अविलियत करने वाली कंपनियों पर लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू नहीं होता है। वैसे तो सारी कंपनियों पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू होता है क्योंकि अमालगमेशन केस से रिलेटेड है, लेकिन यदि कोई कंपनी अपना अविलियन कर रही है, डी मर्जर कर रही है और उसके अगेंस्ट में एक रिजल्टिंग कंपनी बन रही है, तो उस केस में लेखा मानक 14 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 लागू नहीं होता है, ये बात है, ठीक है। अब बताओ अविलियन के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, खूब डिटेल से बता दिया मैंने ये बात आपको, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्रय प्रतिफल के भुगतान की विधियां। हालांकि ये चीज पहले पढ़नी चाहिए थी अपने को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्रय प्रतिफल के भुगतान की विधियां, मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन के भुगतान की 4 विधियां हो सकती है। क्या हुआ, डी मर्जर में स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ डी मर्जर में थोड़ी होता है। स्प्लिट ऑफ तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब जॉइंट कॉस्ट होती है ना, और जॉइंट कॉस्ट से आप लोग जब अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर लेते हो, तो अलग अलग प्रोडक्ट करने के बाद वो जो पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट पे सारे प्रोडक्ट्स अलग हुए हैं, उसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आप किसी और स्प्लिट ऑफ की बात कर रहे हो तो बताओ। और तो किसी स्प्लिट ऑफ की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो अपना वही है।
डी मर्जर में स्प्लिट ऑफ पढ़ा था, अच्छा कोई वो तो गलती से छप गया होगा, उसको स्पिन ऑफ कहते हैं, स्प्लिट ऑफ नहीं होता है, स्पिन ऑफ। और वैसे स्प्लिट नाम भी गलत नहीं है ना। स्प्लिट स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना मतलब अलग करना। तो डी मर्जर करना, स्प्लिट करना, बात तो वैसे एक ही होती है। तो स्प्लिट वर्ड को हम गलत नहीं कह सकते, यदि किसी राइटर ने स्पिन ऑफ की जगह स्प्लिट ऑफ वर्ड भी लिखा है ना, तो वैसे सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्प्लिट का मतलब भी अलग हो नहीं होता, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत। चलो अब हम बात कर रहे हैं क्रय प्रतिफल के भुगतान की। तो बेसिकली 4 विधियां होती है क्रय प्रतिफल के भुगतान की। एक मुफ्त विधि, लंप सम पेमेंट मेथड। सेकेंड, शुद्ध संपत्ति विधि। नेट एसेट्स मेथड। थर्ड, शुद्ध भुगतान विधि। नेट पेमेंट मेथड। फोर्थ, अंशों की आंतरिक मूल्य विधि। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के बेसिकली ये 4 मेथड होते हैं। अब इन 4 मेथड में से जैसे फर्स्ट मेथड है एक मुश्त विधि, लमसम पेमेंट मेथड। तो लमसम पेमेंट में तो आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन होगा, तो बता दिया जाएगा कि भाई परचेजिंग कंपनी और सेलर कंपनी के बीच में कितने रुपए में बिजनेस बेचने का एग्रीमेंट हुआ। तो उसमें हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, वो गिवन अमाउंट। दूसरी है नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है, सेलर कंपनी की नेट एसेट्स कैलकुलेट। अब नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होती है, तो नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। एसेट्स टेकन माइनस लाइबिलिटीज टेकन, कौन सी वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, और ऐसा करके नेट एसेट्स आ जाए। मतलब परचेजिंग कंपनी ने मार्केट वैल्यू पे जो एसेट्स ली है, उसमें से लाइबिलिटीज जो ली है वो लेस कर देंगे, तो वही नेट एसेट्स है और वही परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होता है। तो आपको याद होगा कल मैंने आपको मर्जर के केस में बताया था कि भाई मर्जर के केस में तो सारी एसेट्स ली जाती है और बुक वैल्यू पे ली जाती है, और सारी लाइबिलिटी ली जाती है विद रिजर्व। तो सब कुछ लेस करने के बाद परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट्स या इक्विटी शेयर कैपिटल का एक ही अमाउंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मर्जर के केस में यदि आप नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे, तो वो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल के बराबर ही आएगा। तो उस केस में कभी भी गुडविल कैपिटल रिजर्व वाली कंडीशन क्रिएट भी नहीं होती। हाँ, नेट पेमेंट मेथड में क्रिएट हो सकती है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्रिएट हो सकती है, तो वहां पे फिर हम रिजर्व से एडजस्टमेंट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। खैर, अभी नेट एसेट्स मेथड की हमने बात की, तो नेट एसेट्स मेथड में परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जितनी एसेट्स ली गई है और उसमें से जितनी लाइबिलिटी ली गई है मार्केट वैल्यू पर लेस कर देते हैं, तो ये अपने नेट एसेट्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड है अपना नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, परचेजिंग कंपनी जो होती है वो सेलर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए अलग अलग चीजें दे सकती है। तो सीधा पेमेंट की बात ही लिखी हो,
कैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया जाए कि 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलर कंपनी will get 3 equity shares of purchasing company of 10 each at 20% प्रीमियम। मतलब कि जो सेलर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर उनको परचेजिंग कंपनी पेमेंट करेगी, उनके 2 इक्विटी शेयर के बदले में 3 इक्विटी शेयर देगी और अपना एक इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला 20% प्रीमियम देगी। तो आप मान लो कि सेलर कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर, तो सेलर कंपनी के इक्विटी शेयर को कितना पैसा मिलेगा? 50,000 इक्विटी शेयर है, 2 के बदले में 3 शेयर मिलेंगे, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब उनको 50,000 शेयर के बदले में 75,000 75,000 शेयर मिलेंगे और एक शेयर 10 वाला जो है वो 12 रुपए में मिलेगा, 20% प्रीमियम पे मिलेगा। तो 75,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। क्या पूछा है भाई क्वेश्चन? रिजल्टिंग कंपनी और डी, सर आप स्पेलिंग सेलिंग कंपनी और परचेज कंपनी क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैंने अविलियन तो खत्म कर दिया ना, अविलियन का पोर्शन तो खत्म हो गया ना, अब तो हम दूसरी बात कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन जो है नॉर्मल केसेज में कर रहे हैं, अविलियन की बात नहीं कर रहे हैं। अब भाई अविलियन में होती है ना डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे तो हो गया इनका परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। अब जैसे इक्विटी शेयर के लिए एक पॉइंट दिया है, वैसे मान लो इक्विटी शेयर के लिए एक पॉइंट और दे दिया, 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ सेलर कंपनी विल गेट ₹10 कैश। मतलब सेलर कंपनी के 2 इक्विटी शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी उनको 10 रुपए कैश भी देगी। तो ये तो शेयर्स मिल रहे हैं, अब कैश मिल रही है कितनी? 50,000 शेयर है, 2 के बदले में 10 रुपए कैश, तो 2,50,000 रुपए कैश मिल गई। इसी तरह से ये तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बात हुई। इसी तरह से ये दे दिया जाए कि भाई परचेजिंग कंपनी जो है वो सेलर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या देगी। सेम इसी पैटर्न पे कोई लैंग्वेज आ जाए तो वो भी इसमें जोड़ देंगे हम। तो ये जो अमाउंट आएगी ना, ये परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट, ये जो अमाउंट आएगी ये परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट। तो ये जो अमाउंट्स कैलकुलेट हुई है ये नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट, मतलब इसमें नेट पेमेंट गिवन है। आप देखो, सेलर कंपनी, परचेजिंग कंपनी विल गिव such and such shares to seller company, purchasing company will give such and such cash for shares or equity shareholder of seller company। इस तरह से जब लैंग्वेज होती है ना अपने पास में, तो वो शुद्ध भुगतान विधि, नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। और फोर्थ मेथड है अपना आंतरिक मूल्य विधि, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। तो आंतरिक मूल्य विधि में हर एक शेयर के ही मार्केट, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, दोनों कंपनियों के, दोनों कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। परचेजिंग कंपनी के शेयर की भी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और सेलर कंपनी के शेयर की भी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की।
अब दोनों कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में उनके मार्केट वैल्यू का रेशियो लिया जाता है। जैसे मान लो एक कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू आई 10, एक कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू आई 15, तो 15 और 10 3-2 का रेशियो होगा ना, तो उसमें फिर ये बात हो जाएगी कि परचेजिंग कंपनी जो है वो सेलर कंपनी के 2 शेयर के बदले में अपने कितने शेयर देगी, 3 शेयर। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। अब ये नेट एसेट्स कौन से वाली है? ये वाली नहीं है, ध्यान रखना। ये अलग है नेट एसेट्स मेथड, और यहाँ नेट एसेट्स अलग तरीके से निकल रही है। यहाँ तो आप नेट एसेट्स कैसे निकालते हो? जो जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी ने ली है उसमें से जो जो लाइबिलिटीज ली है वो लेस। लेकिन यहाँ ये वाली नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होती है? इसमें तो सारी एसेट्स जोड़नी पड़ती है मार्केट वैल्यू पर, जिसमें गुडविल भी शामिल करनी पड़ती है। यदि गुडविल की मार्केट वैल्यू होगी ना तो गुडविल भी शामिल करनी पड़ेगी। उसमें से लेस करते हैं ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी, और साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लेस करना पड़ता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट होती है ना वो इक्विटी शेयर के लिए कैलकुलेट होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो किसके लिए कैलकुलेट होगी? इक्विटी शेयर के लिए कैलकुलेट होगी, और इसलिए आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी एसेट्स में से लेस कर देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना उसको हम कहते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इस नेट एसेट्स के थ्रू एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की। क्लियर है? तो ये आपके परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के मेथड्स मैंने आपको बताया। 4 मेथड है, इन चारों मेथड को ध्यान, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में एमालगमेशन के टॉपिक में जो मेन चीज है उसको और स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। अंतः कंपनी व्यवहार। तो सबसे पहली बात ये आएगी कि भाई ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरह से होते हैं। इसके 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट तो होता है म्यूचुअल डेब्ट, पारस्परिक ऋण। सेकंड पार्ट इसका करते हैं हम स्टॉक, और थर्ड पार्ट करते हैं इंटर कंपनी होल्डिंग। इसके 3 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में म्यूचुअल डेब्ट्स को पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में इंटर कंपनी होल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूचुअल डेब्ट्स स्टार्ट। म्यूचुअल डेब्ट देखो क्या होता है कि एक कंपनी जो परचेजिंग कंपनी है चाहे सेलर कंपनी, दोनों में से कोई भी हो, यदि इस एमालगमेशन से पहले उनके बीच में आपस में कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं
तो उनको हम कहते हैं म्यूचुअल डेब्ट। और उन म्यूचुअल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट कैसे करना होगा अपने को, उसके बारे में बात करें। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है ए लिमिटेड, जिसको हमने कहा है परचेजिंग, ठीक है। एक कंपनी है बी लिमिटेड, जिसको हमने कहा है सेलर कंपनी। अब ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कंपनियां एमालगमेशन से पहले एक दूसरे को जानती भी थी और एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस भी होते थे। अब एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस भी होते थे तो माल भी बेचते होंगे एक दूसरे को, उधार माल भी बेचते होंगे। तो ये एक उधार माल बेचने के कारण से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें ले रहे हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर। अब ये डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होंगे इसमें एडजस्टमेंट, उसकी बात। मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को उधार माल बेचा 50,000 रुपए का। उधार बेचा है तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में डेटर्स नाम से 50,000 डेटर होंगे, तो मान लो इसके टोटल 20 लाख रुपए के, लेकिन इस डेटर में 50,000 रुपए का डेटर कौन है, बी लिमिटेड है, क्योंकि 50,000 का माल बी लिमिटेड को बेचा है, ठीक है ना। अब बी लिमिटेड ने माल खरीदा है, तो अभी तक पैसे तो दिए नहीं है, तो बी लिमिटेड अपने क्रेडिटर में शो करेगा इसको। अब बी लिमिटेड के क्रेडिटर है तो मान लो 5 लाख रुपए के, लेकिन इसमें से 50,000 रुपए ए लिमिटेड को दे। यहाँ तक बात ठीक है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया तो इसकी सारी एसेट्स भी खरीद ली, सारी लाइबिलिटी भी खरीद ली, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटी में ही आते हैं, तो इसने ये सारे क्रेडिटर भी खरीद लिए। ये जो क्रेडिटर खरीदे हैं सारे, इसमें इसको 50,000 रुपए ए लिमिटेड को देने हैं। अब देखो ए लिमिटेड के लिए कंडीशन क्या हो गई, ए लिमिटेड के लिए कंडीशन ये हो गई है कि 50,000 रुपए लेने हैं, डेटर में इंक्लूड है। 50,000 लेने हैं, तो किससे लेने हैं, कि भाई बी लिमिटेड से। तो अब बी लिमिटेड तो तुम्हारी कंपनी बन गई, क्योंकि तुमने बी लिमिटेड को खरीद लिया, मतलब 50,000 रुपए तुम्हें खुद से ही लेने हैं। और लाइबिलिटी में दिखा रहे हो कि 50,000 रुपए हमें खुद को ही देने हैं, तो खुद से ही लेने हैं, खुद को ही देने हैं, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन को, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अब कैंसिल कैसे करेंगे, कोई भी चीज को कैंसिल करना होता है तो उसका रिवर्स इफेक्ट डाल दो। भाई आपको पता है क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब आपको क्रेडिटर कैंसिल करने हैं तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर लो, और ये डेटर कैंसिल करने हैं तो डेटर्स को क्रेडिट कर दो। मतलब एंट्री क्या बन गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाँ, इसमें आप इतना जरूर लिख सकते हो कि ये क्रेडिटर कौन सी कंपनी के हैं, एक्चुअल में बी लिमिटेड के है ना, तो क्रेडिटर के ब्रैकेट में बी लिमिटेड लिख सकते हो और डेटर के ब्रैकेट में ए लिमिटेड लिख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखनी है, कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये केवल और केवल परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होते हैं एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना। ये जो म्यूचुअल डेट के एडजस्टमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये केवल परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होते हैं, सेलर कंपनी की बुक्स में ये एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि सेलर कंपनी ने तो अपना बिजनेस बेच दिया तो उसने तो अपने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए रियलाइजेशन में डाल के। अब उसको क्यों अकाउंट ओपन करना, तो सेलर कंपनी की बुक में आप एंट्री नहीं करोगे,
आप एंट्री केवल और केवल परचेजिंग कंपनी की बुक में करोगे, और परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। लेकिन मैं आपको कहूं कि यहाँ पे काम यदि उल्टा हो तो, उल्टा कैसे? मान लो डेटर बी लिमिटेड के हो, जिसमें 50,000 रुपए ए लिमिटेड से लेना हो, ठीक है ना, और क्रेडिटर ए लिमिटेड के हो, जिसमें 50,000 रुपए बी लिमिटेड को देना हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ना? ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीदेगी, खरीदेगी तो इसके सारी एसेट्स भी खरीदेगी, सारी एसेट्स खरीदेगी तो डेटर भी खरीदेगी, तो ये डेटर जो है इसमें ये 50,000 रुपए आ ही जाएंगे, आ जाएंगे, तो फिर ये दोनों साइड हो गए। देखो, इधर क्रेडिटर में इंक्लूड है, उधर डेटर में इंक्लूड है, तो इनको कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। और कैंसिल करने के लिए एंट्री तो यही बनेगी। मैंने क्या बताया आपको, क्रेडिटर और डेटर यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर को तो डेबिट ही करना पड़ेगा ना, और डेटर को क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन चाहे कैसे ही हो रहा हो, लेकिन आप यहाँ फर्क डाल सकते हो कि भाई क्रेडिटर किसके हैं कि एक लिमिटेड के हैं, और डेटर किसके हैं कि भाई बी लिमिटेड के हैं। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ता है? एक्चुअल इफेक्ट तो क्रेडिटर और डेटर के अकाउंट में ही जा रहा है ना, तो जो एक्चुअल इफेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम तो कभी भी डेटर क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट आ जाए, डेटर किसी के हो क्रेडिटर किसी के हो, आपस में यदि उनका एडजस्टमेंट होना है ना, तो उसकी जर्नल एंट्री तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट ही होगी, चाहे डेटर किसी के भी हो और क्रेडिटर किसी के, और होगी केवल परचेजिंग कंपनी की बुक में, सेलर कंपनी की बुक में एंट्री। ठीक है, दूसरी बात करता हूं लोन की। अब मान लो दोनों कंपनियों में से किसी ने भी एक दूसरे को लोन दे रखा हो, एक ने दे रखा है और एक ने ले रखा है। अब लोन दे रखा है या ले रखा है तो उसके साथ भी सेम इसी पैटर्न की प्रॉब्लम आएगी। देखो, सेम इसी पैटर्न की क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई ए लिमिटेड है, इसने बी लिमिटेड को 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो ए लिमिटेड ने अपनी एसेट्स में दिखाया होगा लोन टू बी लिमिटेड 2 लाख रुपए, और बी लिमिटेड ने इससे लोन लिया हुआ है 2 लाख का, तो बी लिमिटेड ने अपनी लाइबिलिटी में दिखाया होगा लोन फ्रॉम ए लिमिटेड 2 लाख रुपए, एक ने अपनी एसेट्स में दिखा रखा है, एक ने अपनी लाइबिलिटी में दिखा रखा। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, खरीद लिया तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी को खरीदेगा, खरीदेगा तो ये लाइबिलिटी पहुंच जाएगी यहाँ, यहाँ पहुंच जाएगी, तो फिर दोनों साइड आ गया ट्रांजेक्शन। देखो, खुद से ही पैसे लेने हो गए इसको लोन के, तो इसका भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन करते हुए म्यूचुअली कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या बनेगी? अब ये यहाँ लोन फ्रॉम है, ठीक है ना, तो एंट्री क्या बनाएंगे? तो अभी आपको बताया था कैंसिल कभी भी करना हो, कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, मतलब लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, मतलब एंट्री क्या बनेगी? लोन फ्रॉम ए लिमिटेड डेबिट टू लोन टू बी। तो ये बैलेंस शीट में दोनों साइड से कैंसिल हो, और मान लो इसका उल्टा काम भी हो रहा है, मतलब लोन इसने दिया हुआ है और इसने लिया हुआ है, तो भी कहानी वैसी की वैसी बननी है जैसे डेटर कैटर में मैंने आपको बताया, किसी ने किसी को दिया हो, ओवरऑल दोनों कंपनियां हो तो एक ही रही है ना, तो बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी, एक बनेगी तो दोनों साइड आएगा, वो तो दोनों साइड आएगा, तो कैंसिलेशन की एंट्री तो ऐसी ही बनेगी। तो ये लोन की बात हो गई। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया मैं
मैं बात करता हूँ आपसे उसके बारे में भी। जैसे मान लो अ, इसको मैं हटाऊं, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा उधार, तो डेटर दिखा रहा है 2 लाख रुपए, और बी लिमिटेड ने उधार माल खरीदा है। अब ये क्रेडिटर दिखा रहा है 1,50,000 रुपए की। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक कंपनी तो कह रही है, ए लिमिटेड तो कह रही है मुझे बी लिमिटेड से 2 लाख रुपए लेने हैं, क्योंकि मैंने उसको 2 लाख का माल बेचा है। और बी लिमिटेड कह रही है कि भाई मुझे ए लिमिटेड को 1,50,000 रुपए देने। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ शिवशंकर, कुछ कहना चाह रहे हो? और नहीं, अप्रूवल नहीं होगा। अप्रूवल तो, गुड्स ऑन अप्रूवल तो कस्टमर के लिए होता है, बिजनेस टू बिजनेस थोड़ी होगा। नहीं, डिस्काउंटिंग कराया होगा हिमांशु जी। ये कोई बिल्स रिसीवेबल थोड़ी है जो डिस्काउंट करा लेगा, डेटर क्रेडिटर है ये तो। डिस्काउंट तो बीआर होते हैं, डेटर क्रेडिटर डिस्काउंट होते हैं क्या? और किसी के दिमाग में कोई बात आ रही हो? देखो यहाँ दो केस हो सकते हैं, एक नहीं दो। एक हो सकता है गुड्स इन ट्रांजिट, एक हो सकता है कैश इन ट्रांजिट। ये 50,000 का जो डिफरेंस है, इन दो रीजन से आ सकता है। हो सकता है कि पहले 1.5 लाख का माल ही बेचा हुआ था इसको, फिर इसने 50,000 का माल और बेचा, बेचा तो इसने अपने डेटर कर दिए 2 लाख। अब 31 मार्च तक इसके पास माल नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो ये तो 1.5 लाख ही दिखाएगा कि भाई मुझे तो 1.5 लाख देने हैं। माल तो रास्ते में चल रहा है, और उसके बाद में इसने इसकी कंपनी खरीद ली 31 मार्च को। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस केस में आपको क्रेडिटर डेबिट टू डेटर तो करोगे ही, साथ में गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट को और डेबिट करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट। इसी तरह से गुड्स इन ट्रांजिट की तरह कैश इन ट्रांजिट भी हो सकता है। भाई ये तो कह रहा है मुझे 2 लाख लेने हैं, और ये कह रहा है कि भाई हमने 50,000 का चेक आपको भेज दिया, अब मुझे आपको 1.5 लाख देने हैं। अब वो 50,000 का चेक अभी तक रास्ते में लटक रहा है, उसके पास पहुंचा नहीं है, तो वही सेम कहानी हो गई ना। तो वहां पे आप गुड्स इन ट्रांजिट की जगह कैश इन ट्रांजिट लिख दोगे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखना है आप। मैं पता नहीं उस समय भूल गया, डेटर कैटर पढ़ा रहा था तब, तो अभी मेरे को अचानक से याद आया तो मैंने आपको बताया। तो डेटर क्रेडिटर की बात हो गई, लोन की बात हो गई, और बात करते हैं अभी म्यूचुअल डेब्ट्स और है अपने, उनके बारे में और बात करते हैं। देखो, बीआर एंड बीपी, अब इस पॉइंट को भी स्पेशली ध्यान में रखना। आप लोगों को पता है बीआर बीपी क्या हो? तो कई बार जब हम उधार माल किसी को बेचते हैं, तो उससे प्रूफ के तौर पर एक बिल ले लेते हैं कि भाई हमारे को तो लिख के दे दे कि तू इतने दिन बाद पेमेंट कर देगा इस बिल का, कि भाई 3 महीने बाद इस बिल का पेमेंट कर देगा, लिख के दे दे एक बिल पे। वो लिख के दे देता है, और अपने साइन करके उसको दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसने माल बेचा है उसके पास वो बिल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बिल, ठीक है ना? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा 1 लाख रुपए का।
बी लिमिटेड ने कहा भाई ये 1 लाख रुपए 3 महीनों बाद मैं पेमेंट कर दूंगा आपको। तो आपको मैं 3 महीनों के लिए बीपी दे देता हूँ 1 लाख रुपए के, लेकिन 1 लाख रुपए का सिंगल बीपी नहीं दिया इसने, 3 बीपी दिए हैं। मान लो एक बीपी 10,000 रुपए का है, एक 30,000 रुपए का है, एक 60,000 रुपए का। 3 बीपी, 3 बिल्स पेबल बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को दे दिए तो ए लिमिटेड को मिल गए। ए लिमिटेड ने अपनी बुक्स में दिखा दिया BR 1 लाख रुपए की। वो 3 BR ही है, एक 10,000 का है, एक 30,000 का, एक 60,000। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। जिसके पास BR होता है, बिल्स रिसीवेबल, पेमेंट तो 3 महीने बाद मिलेगा उसको, उसके पास और क्या ऑप्शन होते हैं? वो इस BR का और क्या कर सकता है? ठीक है, एंडोर्स करना। और वैसे एक बिल सेंट फॉर कलेक्शन भी होता है, लेकिन उसका अभी हमारे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए बात नहीं कर रहे। हम तो ये मान रहे हैं कि भाई 3 ऑप्शन है ए लिमिटेड के पास। वो चाहे तो बिल को खुद के पास रख सकता है 3 महीनों तक, रिटेन्ड कर सकता है। वो चाहे तो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, भुना सकता है। वो चाहे तो बिल को एंडोर्स कर सकता है, अपने क्रेडिटर्स को बेचान कर सकता है, एंडोर्समेंट कर। अब मान लो ये जो 1 लाख रुपए के बिल आए ना, इसमें से 10,000 का बिल तो ए लिमिटेड ने अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, 30,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और 60,000 का बिल खुद के पास ही पड़ा है। अब 3 महीने बाद क्या होगा कि जब बी लिमिटेड पेमेंट करने जाएगी ना तीनों बिल का, तो इस 10,000 का पेमेंट तो क्रेडिटर को करना पड़ेगा, 30,000 का पेमेंट इसे बैंक को करना पड़ेगा, और 60,000 का पेमेंट ये ए लिमिटेड को करेगा। ऐसा ही होगा। लेकिन उससे पहले ही ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या कर लिया? परचेज। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, तो उसकी लाइबिलिटी भी खरीद ली। लाइबिलिटी खरीद ली तो नो डाउट बीपी भी खरीद लिए इसके। तो इसकी बुक में ये बीपी आ गए 1 लाख। तो बीपी इधर 1 लाख के दिखा रहा है ये, और इधर इसकी बुक में BR कितने के दिखाए हुए हैं? 60,000 के दिखाए हुए हैं, क्योंकि 10,000 के तो क्रेडिटर को दे दिए, 30,000 के बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, भुना लिए। तो इसकी बुक में तो 60,000 रुपए के BR ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये आपस में BR बीपी कैंसिल होंगे ना, तो केवल 60,000 रुपए के ही कैंसिल कर पाओगे आप। भाई 60,000 इधर से खत्म हो जाएगा, 60 इसमें से खत्म हो जाएगा, तो इसमें बीपी बच जाएंगे 40,000 के। तो 40,000 की तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी आपकी, क्योंकि 2 महीने बाद 10,000 तो क्रेडिटर मांगने आएगा 3 महीने बाद, और 30,000 बैंक वाला मांगने आएगा आपसे, क्योंकि अब बीपी आपके हो गए, इसकी कंपनी आपकी हो गई है, तो बीपी भी आपके हो गए। तो जितने रुपए के बीपी, मतलब मेरे कहने का क्या है कि जितने रुपए के BR आपने डिस्काउंट करवा लिए, भुना लिए बैंक से, और जितने रुपए के BR आपने एंडोर्स कर दिए हैं किसी को, उनको आप इंटर कंपनी एडजस्टमेंट मानते हुए कैंसिल नहीं कर सकते। केवल वही BR आप कैंसिल कर सकते हो जो परचेजिंग कंपनी के पास, परचेजिंग कंपनी कह दो या किसी भी, दोनों में से किसी भी कंपनी के पास पड़े हो। भाई BR बीपी अभी तो मैंने परचेजिंग कंपनी का BR माना है और सेलर कंपनी का बीपी माना है, उल्टा भी तो हो सकता है। BR सेलर कंपनी के पास हो सकता है, बीपी परचेजिंग कंपनी के पास हो सकता है। तो उल्टा हो तो भी एडजस्टमेंट तो सेम ही होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था डेटर और क्रेडिटर में, लोन में। मेनली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि BR बीपी को जब कैंसिल करोगे तो एंट्री तो क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। एंट्री तो क्या होनी है? बीपी डेबिट टू BR। लेकिन
केवल वही बीआर कैंसिल होंगे जो पड़े हैं। पड़े मतलब ना तो जिनको भुनाया गया है, डिस्काउंट नहीं कराया गया है, और ना ही उनका बेचान किया गया है। जो हमारे पास पड़े हैं बीआर उनको तो कैंसिल कर देंगे, बीआर बीपी दोनों को, और जो आपने डिस्काउंट करवा लिए हैं या एंडोर्स कर दिए हैं उनको आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है बीआर बीपी। ठीक है, तो बीआरबीपी का एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद बीआरबीपी के बाद एडजस्टमेंट के बाद आता है 4 नंबर है इसका डिबेंचर। अब मान लो एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं और दूसरी कंपनी ने वो डिबेंचर खरीद रखे। एग्जांपल ले लेते हैं, ए लिमिटेड जो हमारी परचेजिंग कंपनी है और बी लिमिटेड जो हमारी सेलर। अब मान लो आज से 2 साल पहले बी लिमिटेड ने 8% डिबेंचर इश्यू किए थे 8 लाख रुपए। अब उस 8 लाख में से 1 लाख के डिबेंचर ए लिमिटेड ने खरीदे थे। तो ए लिमिटेड ने खरीदे थे वो डिबेंचर, तो ए लिमिटेड ने वो डिबेंचर अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट नाम से दिखा रखे होंगे। नो डाउट इन्वेस्टमेंट नाम से दिखाएगा, क्योंकि उस समय तो इसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही खरीदे होंगे ना इसके डिबेंचर। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। खरीद लिया तो डिबेंचर भी खरीद लिए इसके, तो ये डिबेंचर इसके हो गए अब 8 लाख रुपए के। अब वही डिबेंचर इसने खुद ने खरीद रखे हैं तो हो गया ना इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन फिर से। तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको खत्म करना पड़ेगा और इधर से आपको 1 लाख रुपए के डिबेंचर खत्म करने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने जब ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे थे तो ये 1 लाख के डिबेंचर इसने 95,000 में खरीदे थे। फेस वैल्यू तो 1 लाख है, लेकिन इसने जब खरीदे थे डिबेंचर तो कितने रुपए में खरीदे थे, 95,000 में। अब आज इनको कैंसिल करना है। कैंसिल करोगे तो डिबेंचर तो डेबिट 1 लाख से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के डिबेंचर खरीदे हुए हैं। लेकिन टू इन्वेस्टमेंट तो आप 95,000 ही करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका 95,000 ही बोल रहा है। तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालो। और यही 95,000 की जगह मान लो 1,10,000 हो तो 10,000 का डेबिट में डिफरेंस आएगा। तो डेबिट में आएगा तो गुडविल अकाउंट से खत्म करना है डेबिट का डिफरेंस। वो तो नेचुरल सी बात है। अच्छा, ये तो डिबेंचर बी लिमिटेड के हैं और इन्वेस्टमेंट किसने किया है, ए लिमिटेड ने किया। मान लो उल्टा केस हो कि डिबेंचर ए लिमिटेड के हो और इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड ने की हो, तो भी बात तो वो की वही है। मैंने आपको बताया ना, इनमें उल्टे केस और सीधे केस दोनों एक जैसे ही होंगे। तो किसी ने किसी से ट्रांजैक्शन किया हो, एंट्री तो सेम ही होनी है, और एंट्री होगी भी केवल किसकी बुक में, परचेजिंग कंपनी की बुक में। सेलर कंपनी की बुक में इन एडजस्टमेंट्स की कभी एंट्री नहीं होती। कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो म्यूचुअल डेब्ट्स का हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें सेलर कंपनी की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। जो भी एंट्रीज मैंने अभी तक आपको बताई है ये सारी की सारी एंट्रीज केवल और केवल परचेजिंग कंपनी की बुक में। ठीक है ना। तो ये तो हो गई म्यूचुअल डेब्ट। म्यूचुअल डेब्ट्स का पोर्शन खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर लेते हैं स्टॉक का पोर्शन। ठीक है।
सेकंड नंबर स्टॉक। स्टॉक का क्या पोर्शन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो सवाल ये उठेगा कि भाई ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है और इसका कैसे एडजस्टमेंट करना है। देखो, मेन जो बात अपने को करनी है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा, आपस में माल बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ए लिमिटेड, ठीक है ना, और एक बी लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड जो क्रेता कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, उसने बी लिमिटेड को माल बेचा। बहुत अच्छी बात है, बेचा है तो। अब ए लिमिटेड ने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट थी ए लिमिटेड के लिए 40,000 रुपए। ए लिमिटेड के लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000। और ए लिमिटेड ने कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ के, मतलब 10,000 रुपए जोड़ के, और ये माल 50,000 में किसको बेच दिया? बी लिमिटेड को बेच। ठीक है, बी लिमिटेड क्या करेगी? इस माल का कस्टमर को बेच देगी किसी न किसी। यदि बी लिमिटेड ने ये माल अपने किसी कस्टमर को बेच दिया, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन साल खत्म हुआ, साल की एंडिंग हुई, और उस दिन तक बी लिमिटेड ये माल कस्टमर को नहीं बेच पाया। नहीं बेच पाया तो जब बी लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट में ये माल स्टॉक के रूप में दिखाएगा कि भाई 50,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास पड़ा है। सही बात है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। खरीद लिया तो ये स्टॉक भी खरीद लिया। नो डाउट, सारी एसेट्स यदि खरीदी है तो स्टॉक भी खरीदेगा। अब ये स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक तो इसको 50,000 में खरीदना पड़ा, क्योंकि इसने अपनी बुक में 50,000 में दिखा रखा है। खरीद के जब ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो आप बताओ ए लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट में वो स्टॉक 40,000 का दिखाना चाहिए या 50,000 का दिखाना चाहिए? चालीस हजार का दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए 40,000 का? क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है? स्टॉक का मूल्यांकन किस पर होता है? कॉस्ट पे होता है, तो है ना। हाँ, दोनों में से जो कम हो उस पे होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम हो उस पे होता है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके लिए बना हुआ है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना, स्टॉक के लिए बना हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या लाइन लिखी हुई है? स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम हो। मार्केट वैल्यू नहीं लिखा हुआ। अब आप कहोगे साहब मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। आज मेरे स्टॉक की मार्केट वैल्यू 50,000 है मान लो, लेकिन मैं एजेंट के थ्रू बिकवाता हूँ, तो एजेंट मेरे से माल बेचने का 2% कमीशन लेता है। तो 50,000 का माल मेरा बेचेगा मार्केट में, 2% कमीशन काट के मेरे को तो 49,000 ही देगा ना। तो उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू भले 50,000 है, लेकिन मेरे लिए उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 49। ये क्वेश्चन आपके, मैं आपको बताऊं रियली में बच्चे बड़े भ्रमित हो जाते थे सीपीटी क्लास में, सीए में। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। जिस समय
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे सीपीटी में, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, और ऑप्शन में नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दे दिया और मार्केट वैल्यू भी दे दिया अब, और पूछ लिया अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अब जिसको पता नहीं हो ढूंढते रहो कि मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या फर्क है। अच्छा, साथ में एक ऑप्शन और दे देते हैं, ए एंड बी बोथ, तो कोई सोचता है अच्छा तो दोनों एक ही है, ए एंड बी बोथ कर दो, वाह बढ़िया है, कर दो। खैर हम तो आगे दूसरे टॉपिक पे पहुंच गए, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया, तो ये 50,000 का स्टॉक भी खरीद लिया, लेकिन ए लिमिटेड को पता है कि ये स्टॉक 50,000 का नहीं है। ए लिमिटेड को पता है कि ये स्टॉक है कितने का, 40,000 का है। इसके ऊपर 10,000 रुपये मैंने प्रॉफिट जोड़ा था, तो अब मेरा माल वापिस मेरे पास ही आ गया है। आ गया तो मुझे दिखाना तो 40,000 में पड़ेगा, 40 में दिखाना पड़ेगा, तो फिर 10,000 रुपये आपके स्टॉक की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए परचेजिंग कंपनी एंट्री करेगी गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए, 10,000 रुपए। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा 40,000 का 50,000 में, बी लिमिटेड ने उसमें से 50,000 में से 35,000 का माल बेच दिया मार्केट। अब बी लिमिटेड के पास माल बचा हुआ है 15,000 का, बी लिमिटेड के पास माल बचा हुआ है 15,000 का। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, तो ये 15,000 का स्टॉक भी खरीद लिया। अब बताओ इस 15,000 में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 3,000 जुड़ा हुआ है। कॉस्ट पे 25% जोड़ा था ना प्रॉफिट, तो कॉस्ट पे 25 होता है तो सेल्स पे 20 होता है। और वैसे आप फॉर्मूला भी आपको पता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट अप्लाई करते हैं हम, तो 20% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 15,000 का 20%, 3,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इस माल में, तो आप यहाँ प्रॉफिट कैंसिल भी 3,000 रुपए का ही करो, ठीक है। लेकिन स्टॉक के केस को यदि उल्टा कर देते हैं, इसको ध्यान से समझना, स्टॉक के केस को यदि उल्टा कर दे, ये ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड, माल है बी लिमिटेड का, 40,000 की कॉस्ट है, 25% 10,000 प्रॉफिट जोड़ा, और माल बेच दिया ए लिमिटेड को 50,000, ठीक है। ए लिमिटेड ये माल अभी तक बेच नहीं पाया, नहीं बेच पाया, तो अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक के रूप में शो करेगा कि 50,000 का माल मेरे पास पड़ा है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। अब आप बताओ इस स्टॉक का प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होना चाहिए या नहीं, नहीं होगा, ठीक है। और कोई जो होने के पक्ष में हो, अब देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं, इस पॉइंट पे अलग अलग राइटर्स पे डिस्प्यूट है, मतभेद है, कंट्रोवर्सी। बहुत सारे राइटर्स तो ये कहते हैं कि नहीं होना, लेकिन कुछ राइटर्स ने लॉजिक भी निकाला कि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आपने इस कंपनी को खरीद लिया है तो इसके सारे अकाउंट्स बैलेंसेज भी आपके पास में आ रहे हैं, तो अकाउंट बैलेंसेज आ रहे हैं, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि इसने ये माल प्रॉफिट पे कमा के दिया है, तो आप एडजस्टमेंट कर दो। हालांकि उनका ये तर्क माना नहीं गया, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं ये सारा खेल अभी भी कंट्रोवर्सी में है। आपको कुछ बुक्स में तो इसका एडजस्टमेंट किया हुआ मिलेगा, और कुछ में एडजस्टमेंट किया हुआ नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। ये बहुत ध्यान रख, ये स्थिति कौन सी है, जब माल किसने बेचा हुआ है, सेलर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को माल बेचा है। विक्रेता कंपनी ने क्रेता कंपनी को यदि माल बेचा हुआ हो और उस समय गुडविल सॉरी स्टॉक का एडजस्टमेंट करने की बात आए ना, तो दोनों केसेज अप्लाई होते हैं। और आप उसके लिए रेफरेंस किसी भी बुक का दे सकते हो, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, अभी जो हमारे बीकॉम और एमकॉम में बुक चलती है ना, लेटेस्ट बुक, उसमें एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो हम तो लेटेस्ट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। आपका एग्जाम होगा तब तक मान लो कोई हट जाए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। फिलहाल की एट प्रेजेंट की हम बात करें ना, तो एट प्रेजेंट तो इसका भी एडजस्टमेंट किया गया है बुक्स में। तो आप ये ध्यान रखना बात का कि इसका एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको फिर ये एंट्री गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बनानी, ठीक है। ये आपके स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो। उसके बाद स्टॉक के बाद हम बात करें तो अब हमारे इस चैप्टर में केवल और केवल एक पोर्शन बच गया है, वो है इंटर कंपनी होल्डिंग। अंतः कंपनी विनियोग, मतलब एक परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के शेयर खरीदे हुए हो पहले से ही, बिजनेस तो अब खरीदा है, शेयर पहले से खरीदे हुए, या सेलर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के शेयर खरीदे हुए हो, या दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के शेयर खरीदे हुए हो, तो ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इंटर कंपनी होल्डिंग। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ही अच्छा समझने का पॉइंट है। तो हम तो इसको फिलहाल तो कल ही समझेंगे, आज नहीं समझ रहे, क्योंकि आज वैसे भी मैंने बहुत कुछ समझाया आपको, और अभी मैं इसको चालू भी करूंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है ये। तो इसको कल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जितना समझाया है उसका आराम से पढ़िए, आप समझिए। और यदि आप लोगों को आज जितना समझाया है उसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट पूछना हो, तो पूछ, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं।